हेलो बच्चों, आशा है पाठ ध्वनि के तीनों भागों को आप देख चुके हैं और समझ चुके होंगे। इस भाग में हम ध्वनि पाठ के प्रश्न अभ्यास की चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। प्रश्न है, आवृत्ति का मात्रक है। इसके विकल्प हैं मीटर, सेकंड, हर्ट्ज, मीटर पर सेकंड। इसका सही उत्तर है विकल्प ग, हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरित हो सकती है। इसके विकल्प हैं केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, केवल वायु या गैसों में, या ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। इसका उत्तर है विकल्प घ, ठोसों, द्रवों तथा गैसों में। अगला प्रश्न है, इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है? इसके ऑप्शन हैं छोटी बच्ची की, या छोटे बालक की, या महिला की, या पुरुष की। इसका उत्तर है विकल्प क, छोटी बच्ची की आवृत्ति सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में सही कथन के सामने सही पर निशान लगाइए। इनका उत्तर इस प्रकार है, किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। अगला कथन है, यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। यह कथन भी गलत है, क्योंकि यदि कंपन का आयाम अधिक होगा तो ध्वनि ऊंची या प्रबल होगी। अगला कथन है, ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। यह कथन सही है। अगला कथन है, कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व उतना ही अधिक होगा। यह कथन गलत है, क्योंकि कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारत्व भी उतना ही कम होगा। पांचवा कथन है, अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। अगला कथन है, मानव के कानों के लिए श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। यह कथन सही है। सातवां कथन है, ध्वनि प्रदूषण आंशिक श्रवण अशक्तता उत्पन्न कर सकता है। ये कथन भी सही है। अब अंतिम कथन है, कंपन करने वाली वस्तु की सतह का अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। यह कथन भी सही है। अगला प्रश्न है, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इनका उत्तर है, केवल कंपित वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है। आयाम का मात्रक मीटर है। किसी कंपायमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। अगला है, अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं तथा तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारत्व कम होता है। अगला प्रश्न है, एक कंपित वस्तु 5 सेकंड में 50 बार कंपन करता है। इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बच्चों, प्रश्नानुसार कंपनों की संख्या दी गई है 50 तथा समय है 5 सेकंड, और हमें कंपित वस्तु का आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात करना है। सबसे पहले हम आवर्तकाल ज्ञात करेंगे। चूँकि 50 कंपनों को पूरा करने में लगा समय है 5 सेकंड, इसलिए एक कंपन को पूरा करने में लगा समय होगा 5/50 सेकंड। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें 1/10 सेकंड प्राप्त होता है, और इसे पुनः हल करने पर 0.1 सेकंड प्राप्त होता है। इस प्रकार कंपित वस्तु का आवर्तकाल है
0.1 सेकेंड। अब हम कंपित वस्तु की आवृत्ति ज्ञात करेंगे। चूँकि 5 सेकेंड में कंपनों की संख्या 50 है, इसलिए 1 सेकेंड में कंपनों की संख्या होगी 50/5। इसे हल करने पर हमें 10 प्राप्त होता है। इस प्रकार कंपित वस्तु की आवृत्ति है 10 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। बच्चों, आप जानते हैं कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। चूँकि 400 कंपनों को पूरा करने में लिया गया समय 1 सेकेंड है, इसलिए एक कंपन को पूरा करने में लिया गया समय होगा 1/400 सेकेंड। इसे हल करने पर 0.0025 सेकेंड प्राप्त होता है। इस प्रकार मच्छर के पंखों के कंपन का आवर्तकाल है 0.0025 सेकेंड। अगला प्रश्न है, शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत भी शोर बन सकता है? उत्तर है, प्रिय ध्वनियों को संगीत कहते हैं तथा अप्रिय ध्वनियों को शोर कहते हैं। हाँ, संगीत भी शोर बन सकता है यदि संगीत की प्रबलता अधिक हो, अर्थात संगीत की आवाज़ ऊंची हो तो संगीत शोर बन जाता है। अगला प्रश्न है, मानव वाक यंत्र का चित्र बनाइए तथा इसके कार्य की व्याख्या कीजिए। मानव वाक यंत्र तथा इसके कार्य इस प्रकार हैं। मानव में ध्वनि वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। यह श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर स्थित होता है। इसे ध्वनि बॉक्स या वाक यंत्र कहते हैं। वाक यंत्र ऊतकों से बने 2 परत होते हैं जिन्हें वाक तंतु कहते हैं। 2 वाक तंतु के बीच एक पतली झिर्री बनी होती है जिससे वायु निकलती है। जब फेफड़े बलपूर्वक वायु को झिर्री से बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं। वाक तंतु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। वाक तंतु तने एवं ढीली स्थिति में अलग अलग ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है, वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची। सड़क पर गतिशील कारों, बसों एवं ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ। दूसरा है मशीनों का चलना। तीसरा है लाउडस्पीकर का बजना। चौथा है पटाखों का फटना। इसके साथ ही ऊंची आवाज़ में चलाए गए रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि की ध्वनि भी शोर प्रदूषण के स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा कथन की पुष्टि कीजिए। ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है। इसे प्रयोग द्वारा कथन की पुष्टि इस प्रकार करेंगे। यदि एक बोतल में चित्र ए के अनुसार एक बजते हुए मोबाइल को रखते हैं तो हमें मोबाइल से निकलने वाली ध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। यदि चित्र बी के अनुसार बोतल के मुंह में निकास नली युक्त एक कॉर्क लगा देते हैं तथा निकास नली द्वारा वायु चूषक पंप के माध्यम से बोतल के अंदर की वायु निकाल देते हैं तो हमें मोबाइल से बजने वाली ध्वनि सुनाई नहीं देती है। वहीं जब बोतल के मुंह से निकास नली युक्त कॉर्क को हम हटा देते हैं तो मोबाइल घंटी की ध्वनि फिर से सुनाई पड़ने लगती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ध्वनि के एक जगह से दूसरी जगह जाने या संचरण के लिए कोई माध्यम होना चाहिए। इस प्रयोग में ध्वनि संचरण के लिए आवश्यक माध्यम के रूप में वायु है। अगला प्रश्न है, आयाम, आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित कीजिए एवं इनके मात्रक लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। आयाम, कंपन करती वस्तु के माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं।
इसका SI मात्रक मीटर है। आवर्तकाल, कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका SI मात्रक सेकंड है। आवृत्ति, कंपन करती वस्तु द्वारा प्रति सेकंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक है हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। आप इसकी व्याख्या करें। उत्तर है, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देती है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। इसका कारण है प्रकाश के वेग का ध्वनि के वेग से अधिक होना, जिसके कारण प्रकाश मेघ गर्जन से पहले हम तक पहुंच जाता है। यहाँ तड़ित प्रकाश है तथा मेघ की गर्जन ध्वनि है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है, जबकि चांद में निर्वात होता है, अर्थात वायु अनुपस्थित होता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं।